प्रदेश की राजनीति में जाट नेता के रूप में अपनी अहम पहचान रखने वाले लक्ष्मी नारायण चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। 4 बार विधायक और 5 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर रहे लक्ष्मी नारायण चौधरी का जन्म 1951 में छाता तहसील के सांचौली गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता रतिराम जी के सामाजिक जीवन के कारण लक्ष्मी नारायण चौधरी को छात्र जीवन में ही राजनीति को समझने का मौका मिला। लक्ष्मी नारायण चौधरी 4 बार विधायक और 5 बार मंत्री रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा गांव में ही ग्रहण करने के बाद उन्होंने ML LLB की शिक्षा ग्रहण की और निर्दलीय नामांकन ने उन्हें विधानसभा में पहली बार ही पहुंचा दिया। चौधरी जी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह के बाद नरेंद्र मोदी ही उनकी विरासत को संजो कर रखे हुए हैं। योगी मंत्री मंडल में शामिल होने के बाद लक्ष्मी नारायण चौधरी को दुग्ध एवं संस्कृति के साथ हज और वक्फ बोर्ड मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर सरकार जाँच की बात कर रही है। हनुमान जी को जाट बताकर चर्चा में आए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने उनके जीवन के कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश की। हमने अपने खास कार्यक्रम शख्सियत पे, तो आइए मुलाकात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी लक्ष्मी नारायण से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं शख्सियत और इस बार शख्सियत में मुलाकात 4 बार के विधायक और 5वीं बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद संभाल रहे लक्ष्मी नारायण चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। आप जाट नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम हमारे शख्सियत में। जब हम लोग शख्सियत की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि शख्सियत बनना कैसा आसान है, या फिर आदमी सोचता है कि मैं उसको लेकर बड़ा मोटिवेशन की तरफ जाता है। लेकिन कितना सफ़र, अगर हम आपकी बात करें तो कैसा रहा सफ़र अब तक का, और कैसे शुरुआत हुई एक परिवार में, साधारण परिवार में जन्म के बाद? देखिए, मेरे पिताजी पंचायत के आदमी थे। हमारे यहाँ ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ज़माने से पंचायतें चली आई हैं। मथुरा से लेके फरीदाबाद तक, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, इस बीच में जितनी भी जातियाँ हैं उन्होंने हर जाति की पंचायत की। सन 74 में एक बड़ी प्रसिद्ध पंचायत हुई पलवल में, उनके नेतृत्व में। उसमें दहेज संबंधित थे, एक ब्रह्म भोज नहीं होगा, दहेज नहीं ली जाएगी। वो पंचायत आज तक भी चल रही है। जब तक वो पिताजी जिंदा रहे तब तक तो बहुत मजबूती से चली, लेकिन उसके बाद थोड़ी ढिलाई ज़रूर आई है। तो पिताजी जनता में बड़े लोकप्रिय थे, लेकिन राजनीतिक उससे बिल्कुल दूर थे। बस मैं चौधरी चरण सिंह पिताजी से बहुत प्रभावित थे। मैं स्टूडेंट था, उसी समय मुझको कोसी कला मंडी समिति का चेयरमैन श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने बनवाया। राजेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में भी मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनवाया। उसी समय से राजनीतिक सफ़र शुरू हो गया। वैसे छात्र जीवन में भी मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा, चीफ प्रीफेक्ट रहा, इंटर कॉलेज का भी प्रेसिडेंट रहा, डिग्री का भी प्रेसिडेंट रहा। और बचपन में मेरे गांव में केवल प्राइमरी स्कूल था। मेरा गांव नंदगाम बरसाने के बिल्कुल पास पड़ता है, सांचौली। 6वीं क्लास से हम लोग 6 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाया करते थे। 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर प्रतिदिन चलना। उस विद्यालय को हमारे पिताजी की पीढ़ी के जो लोग थे उन्होंने किसानों से गेहूं, मटर, चना, उस समय ये हुआ करते थे, उनसे चंदा ले लेके उस विद्यालय की स्थापना हुई, चौधरी चरण सिंह ब्रिजखंड इंटर कॉलेज। वहाँ से करने के बाद मैं 9th में हिंदू इंटर कॉलेज कोसी कला में आ गया। वहाँ से इंटरमीडिएट किया। वहाँ भी मैं छात्र नेता के रूप में ही था, और वहाँ स्पोर्ट्स में भी मैं उस समय स्पोर्ट्स कैप्टन था। फिर BSc कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, और किशोर रमन डिग्री कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस से MA किया। फिर LLB मैंने BSc कॉलेज से ही किया। ये मेरे छात्र जीवन की और बचपन की घटनाएं हैं।
और जिस समय मैं LLB कर रहा था उसी समय मुझे मंडी समिति के चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब हम देखते हैं कि गांव में जन्मे माँ बाप का हर का एक ख्वाहिश रहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और आप LLB कर चुके थे, तो क्या छात्र जीवन से एक उद्देश्य बना लिया था कि मुझे राजनीति की तरफ जाना है या फिर कहीं जॉब करना है? राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने बताया कि यदि मेरे पिताजी इतने पॉपुलर थे, ये कहा जाता था कि छाता में जिसको MLA बनना हो वो जाके सांचौली में सरपंच साहब का आशीर्वाद ले ले, और वो जिसके लिए कह दिया करते थे, जिसको आशीर्वाद दे दिया उन्होंने वही MLA बना भी, ये उनके बारे में कहावत थी। लेकिन वो 32 साल लगातार गांव के प्रधान रहे, लेकिन एक भी जगह उनके किसी कागज पे दस्तखत नहीं थे। वो गांव इसलिए हमारा बनाता था, एक चुनाव तब भी नहीं होगा इनके नाम से, ऊपर उस जमाने में प्रधान हुआ करते थे, उन्हीं को चार्ज देते थे। तो वो राजनीति उनका विषय नहीं था, उनका विषय था समाज भाईचारा, वो उनका विषय था। लेकिन वर्तमान में जब आप इतने दौर की राजनीति को देखते हुए आए, तो वर्तमान की राजनीति को देखकर और उस समय जब राजनीति को देखकर आपको क्या लगता है, क्या कुछ अंतर आया है? देखिए, अंतर तो एक स्वाभाविक है। उस समय जो राजनीति थी, मैंने बताया कि मैं कोई उम्मीदवार नहीं था। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने पिताजी के नाम लेके ये कहा कि उन्होंने समाज में बहुत काम किया है और उन्होंने हमारा भी बहुत सहयोग किया है। उनका कोई यदि बच्चा हो पढ़ा लिखा तो उसे चेयरमैन बना दो, तो मुझे चेयरमैन बना दिया। मैं उम्मीदवार नहीं था, मैं सोच भी नहीं रहा था कि मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं तो स्टूडेंट था। फिर मैंने जब जनता पार्टी का शासन चला गया तो उसके बाद मैं वकालत करता था। जब मैं पढ़ता था तभी मेरे पिताजी ने ये मकान बना दिया था। तो लगता है ऐसा है कि उनका इरादा ये था कि मैं वकालत करूंगा यहाँ, इसीलिए मकान बनाया उन्होंने। वकालत करता था मैं। सन 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई और एक राजनीतिक ज़बरदस्त कांग्रेस की आंधी चली, जिसमें चौधरी चरण सिंह की धर्मपत्नी माता गायत्री देवी यहाँ से चुनाव हारी थी। और उस समय छाता से सिटिंग विधायक थे लोक दल से चंदन सिंह जी। सबसे ज़्यादा वोटों से वो छाता से ही हारी थी, इसलिए चंदन सिंह जी को ही टिकट मिला था। मैं तो वकालत कर रहा था। 3:30 बजे तक चंदन सिंह जी ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया। वो अंतिम दिन था पर्चा दाखिल करने का। हमारे कुछ 4-6 साथी वो कहने लगे, अरे तू पर्चा ही भर दे। जब कोई बहुत फॉर्मेलिटी नहीं थी, केवल 2 उस कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी प्रस्तावक समर्थक चाहिए थे। मैंने उनसे कहा, यार आज तो 160 रुपये आए हैं वकालत में, पर्चा के लिए 500 चाहिए। तो हम 3-4 साथी थे, उन्होंने अपने अपनी जेब से इकट्ठे किए, 500 रुपये हो गए पूरे। जाके हमने पर्चा दाखिल कर दिया। करीब 3:45 या 50 मिनट पे 2 मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने दस्तखत कर दी। चौधरी साहब को जब ये पता चला एक छाता से किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया मेरी पार्टी का, तो उनको बड़ा झटका लगा। किसी न किसी को ये तो बड़ी बेइज्जती और बड़ा अपमान है कि मेरी पार्टी का तो कोई कैंडिडेट नहीं है। तो मुझे यहाँ से तत्कालीन जिलाध्यक्ष श्री चौहल सिंह जी और रोशन सिंह ब्लॉक प्रमुख थे पहले गोवर्धन के, उन लोगों को चौधरी साहब ने फटकारा होगा। वो आए मेरे पास, मुझे दिल्ली ले गए। तो चौधरी साहब ने कहा मुझसे, बेटा तेरे पिताजी ने तो हमसे टिकट के लिए मना कर दिया था। मैंने कहा, जी मैं तो टिकट मांगने अब भी नहीं आया, मैंने तो पर्चा दाखिल कर दिया, मुझे तो ये लेवल आई। मेरे पिताजी ने चौधरी साहब से मना किया था कि अभी इसकी समाज सेवा इतनी नहीं है। सन 80 में चौधरी साहब मुझे चाहते थे टिकट देना, लेकिन गलत करने दो। हाँ, सरदार सिंह जी तेजपाल सिंह जी को लेके पहुंच गए।
इनको टिकट दे दो। चौधरी साहब ने कहा, मैं चौल सिंह जी हम लोग खड़े थे, उन्होंने कहा इनको जानते हो? तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मैंने कहा जी हाँ, ये हमारे साथ पढ़े हैं, लेकिन ये तो हिस्ट्री शीटर हैं, इन पे 48-49 केस चले हैं, चौकी बाग बहादुर में इनकी हिस्ट्री शीट अभी भी टंगी हुई है। तो चौधरी साहब वो इन बातों के बड़े खिलाफ थे। उन्होंने सरदार सिंह से कहा कि तुझे भी मैं पार्टी से निकालूंगा, तो हिस्ट्री शीटरों को लाता है मेरे पास। उन्होंने मुझसे कहा है, चौल सिंह जी से कहा, इस बच्चे को लड़ाओ चुनाव। पता नहीं वो शेविंग करते करते मुझसे बोले कि बेटा तुम चुनाव जीत नहीं पाओगे, और मेरे पिताजी का नाम लेके बोले कि रतिराम सरपंच का कृषि का पैसा है, खून पसीने की कमाई है, पैसा खर्च मत करना। उसका बेसिकली थोड़ा ये था, एक हमारे यहाँ ठाकुर रामेत सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो 2 बार एमएलए रहे। ठाकुर लक्खी सिंह जी वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो 2 बार एमएलए रहे। ठाकुर टीकम सिंह जी हमारे यहाँ एमएलए रहे। तो उनके दिमाग में शायद जाति समीकरण ये था कि वहाँ नहीं हो पाएगा, और उनकी आंखों में से आंसू आ गए। मैं भी उन्हें देख के मतलब मैं भी रोने लगा। मैंने उनसे कहा कि चौधरी साहब यदि ऐसी बात है तो किसी और को लड़ा दें। उन्होंने कहा कि नहीं है बेटा, अब कोई किसी ने भरा नहीं है, इसलिए लड़ना तो तुम ही को है। मैंने उनसे जैसे बी फार्म आया तो मैंने उनके चरण छुए, मैंने कहा आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं चुनाव जीतूंगा। उन्होंने कहा सिर पे हाथ रख के जाओ, मेरा आशीर्वाद है। वहीं माता गायत्री देवी बैठी थी। चौधरी साहब ने कहा कि अरे कुछ हो तेरे पास तो इसको दे दे। तो मुझे 4,990 रुपये उन्होंने निकाल के दिए, जिनमें एक भी नोट ऐसा नहीं था। 2 के नोट थे, 5 के, 10 के जमा किए हुए थे। हाँ, और 2-4 नोट जरूर 100 की थी। वो पैसे मुझे उन्होंने दिए। फिर चलते वक्त कहा चौधरी रतिराम का खेती का पैसा है, ज़्यादा पैसा खर्च मत करना। मैं वहाँ से चला आया। मैं वो क्षण कैसे भूल सकता हूँ जब चौधरी साहब ने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा। हम यहाँ मेरे करीब 100 साथी थे, 100-150 लोग। हम दरवाजे पे जब खड़े थे, गोवर्धन की पूजा करने जा रहे थे चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए। मेरे पिताजी से लोगों ने कहा कि आप पंचायत के हैं, पंचायत की हैं आपने, आप कुछ नम्र स्वभाव से वोट मांगना। पिताजी ने एक ही शब्द कहा उनसे, यदि मैंने जनता की भलाई की है तो मेरा पुण्य होगा, ये जीतेगा। और मैंने जनता की यदि बुराई ली है तो पाप है मेरा, ये चुनाव हारेगा। अब कि मेरा और पाप पुण्य आड़ी आएगा, इसका कुछ नहीं है। जाके गोवर्धन की पूजा की हमने, श्री जी के दर्शन किए और सांचौली देवी के, ईश्वर की कृपा हुई, मैं चुनाव जीत गया। चौधरी चरण सिंह अंतिम दिन, अंतिम क्षण मेरे चुनाव प्रचार में पहुंचे। कोसी कला भारी भीड़ थी। उनका गनर था करतार सिंह। जैसे ही चौधरी साहब स्टेज पे चढ़े, करतार सिंह ने ऐसे घड़ी दिखाई। चौधरी साहब ने उसको ऐसे हल्के से धक्का दिया, हट। अभी जब 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होता था, अभी 5 मिनट बाकी हैं। जब तक चौधरी साहब माइक पे पहुंचे तब तक केवल 3 मिनट बाकी रहेगी। और चौधरी साहब ने मेरा हाथ पकड़ के केवल इतना कहा, किसानों एक पौधा लगा रहा हूं तुम्हारे बीच, इसको सींचते रहना,
ये छाया भी देगा, फल भी देगा, इतना कह के बैठ गए। टाइम पूरा हो गया, वो टाइम समय के बहुत पाबंद थे, बैठ गए। आज भी मुझे वो आशीर्वाद उनका मिला हुआ है। लोगों ने बहुत झटके लगाए, आपको अच्छी तरह मालूम है। कभी 2004 में बहन ज्ञानवती जी को लड़ा दिया गया मुझे हराने के लिए, और बाकी सब चल रहा है। लेकिन जो उस ज़माने के लोग हैं उनको वो चौधरी साहब के शब्द याद हैं कि उन्होंने ये कहा कि एक पौधा लगा रहा हूँ, इसको सींचते रहना। आज भी याद है वो लोगों को। आज के समय में जो हम देखते हैं तो युवाओं के लिए कितने अवसर आप देखते हैं राजनीति में, खास तौर पर, क्योंकि राजनीति में समय के हिसाब से बदलाव भी आया है, तो युवाओं के लिए राजनीति में कितना देखिए बगैर युवाओं के बिना न तो राजनीति की शुद्धता हो सकती है, न राजनीति का पूरा विकास हो सकता है। ये उदाहरण है। ये चौधरी साहब भी अपने जवानी के दिनों में ही आए, युवा थे। श्री हेमवती नंदन बहुगुणा सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए, नारायण दत्त तिवारी जी सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए, हम लोग सीधे कॉलेजों से आए हैं। तो युवा एक, और ख़ास तौर से भारतवर्ष के राजनीति के लिए युवा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात सबसे बड़ी ये हो गई है, सन 77 में पहली बार, सन 77 में कुछ ऐसे लोग थे हमारे साथी स्टूडेंट लाइफ के कि जिन्होंने ऐसे काम किए थे जो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है। उनको टिकट मिल गई, क्योंकि सारी पार्टियों का वो मिलान हुआ उसमें। सन 80 में सबसे ज़्यादा ढर्रा खराब हुआ जब संजय गांधी पूरी तरह कांग्रेस के उस समय मालिक थे। जिन्होंने हवाई जहाज़ में चोरी की, हवाई जहाज़ उड़ाए, उनको टिकट दी। जो जितना बड़ा गुंडा, बदमाश, असामाजिक तत्व, वो सब के सब यूथ कांग्रेस के नाम पे टिकट पा गए, मंत्री भी बन गए, एमएलए भी बन गए। उस समय से ये दिशा मुड़ गई। जो यूथ की एक दिशा चल रही थी भारत की राजनीति में, उसने एक मोड़ ले लिया। इसके बाद 89 में चूँकि माननीय मुलायम सिंह जी भी कुछ ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, उन्होंने भी ऐसे लोगों को अपने साथ लेना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी दुनिया से जा चुके थे। उस समय पे अटल जी पावर में नहीं थे। उस समय इंदिरा जी की भी हत्या हो चुकी थी, और वो पायलट साहब बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल थे। इसलिए वो ऐसा वैक्यूम आया राजनीति में। उस वैक्यूम में जो एक धारा चल गई बहन जी की, और बहन जी को, यदि बहन जी के पिताजी और आज माननीय मान्यवर काशीराम स्वयं जिंदा होके आवे, तब भी उनकी टिकट का टेंडर जरूर पड़ेगा। अब स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने गलत ढंग से पैसे कमाए वो राजनीति में आ गए, वो मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, राज्यसभा के एमपी बन गए, एमएलसी बन गए। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें चौधरी साहब के रूप में, उनकी छवि आप किस में देखते हैं वर्तमान में? राजनीति, किस राजनीति में आप देखिए, चौधरी साहब को यदि किसी ने, जनता ने नेता माना, तो सबसे बड़ा उनका कारण था कि वो किसान मसीहा के तौर पर जाने गए ईमानदारी की वजह से। और मैं इस बात का गवाह हूँ, एक बार वो दिल्ली से आए, उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, वो डालमिया गेस्ट हाउस में रुक गए। और हम जब पढ़ते थे तो चौधरी साहब को ताश खेलने की बड़ी आदत थी।
हम शाम को किसी ने कहा कि चौधरी साहब डालमिया गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं जन्मभूमि पे। हम लोग गए तो उन्होंने कहा आ जाओ, चलो बैठो, पहले 2 बाजी खेलते हैं। हमने करतार सिंह से पूछा कि भाई चौधरी साहब का कोई प्रोग्राम तो था नहीं। कहना कि प्रोग्राम नहीं था, जा तो रहे थे फिरोजाबाद और इटावा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। इत्तेफाक की बात ये थी कि कुछ लोग हमारे इलाके के आए हुए थे, मेरे पिताजी भी थे। उनसे हमने कहा चौधरी साहब आए हुए हैं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। उन सब ने इकट्ठा कर करके चौधरी साहब को 2,500 रुपये दिए। आप कल्पना करिए, जो आदमी प्रधानमंत्री रह लिया हो, जो आदमी मुख्यमंत्री 2 बार रह लिया हो, इतना लंबा सफ़र राजनीति का, लगातार 50 साल MLA MP मंत्री, टेलीफोन कट गया एक बार। और हमने कहा जी आपके ऑफिस में टेलीफोन नहीं उठता है, हम MLA थे, 4 MLA के। उन्होंने कहा वो टेलीफोन का बिल नहीं भरा गया इसलिए कट गया है। इतना होने के बावजूद साधारण जो व्यक्तित्व था उनका वो गया नहीं। लेकिन मैं वही उसी सवाल पर आ रहा हूँ। अब यदि उनकी छवि हम देखें तो देखिए, मैं अपने उससे कह रहा हूँ, उनकी छवि यदि हम देखें तो श्रद्धेय अटल जी में उनकी छवि देखने को मिली। बेबाक, जब भिंडरावाले का आतंक था, किसी की हिम्मत नहीं हुई हिंदुस्तान में। अकेले चौधरी साहब थे जिन्होंने ये कहा एक इंदिरा जी को स्वर्ण मंदिर में फोर्स भेज के उसकी तलाशी करानी चाहिए। तो ऐसे ही बेबाक आदरणीय अटल जी थे। जब बांग्लादेश बना इंदिरा जी के टाइम पे, पाकिस्तान के टुकड़े हुए, अटल जी ने तारीफ की थी उनकी। तो मैं ये वो एक तो हमने अटल जी में वो छवि देखी। दूसरे, आज यदि हम देखते हैं तो श्रद्धेय मोदी जी के अंदर वो छवि देखने को मिलती है, एक जिन्होंने अपने लिए, आज उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। दूसरे नंबर यह है कि जिस तरह 24 घंटे चौधरी साहब जनता के लिए, उसी तरह 24 घंटे समर्पित जनता के लिए आदरणीय मोदी जी हैं। कभी चौधरी साहब ने व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई फायदा, अपने परिवार को, रिश्तेदार को, कभी कोई कह ही नहीं सकता, कोई दाग ही नहीं उनके ऊपर। आदरणीय मोदी जी की भी वही स्थिति है। मोदी जी को समय मिल गया है काम करने के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार, उनको समय नहीं मिला था। थोड़े दिन के लिए यदि हम ये कह दें, चौधरी साहब के बाद यहाँ यदि किसी का नाम रहा चीफ मिनिस्टर में, तो आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का ईमानदारी में नाम रहा यूपी में। उसके बाद मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा, सभी चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे रहे। लेकिन यदि आज योगी जी को हम कहें तो लोग ये बात ज़रूर कहते हैं, एक किसानों के हित के लिए और ईमानदारी के लिए चौधरी साहब के बाद यदि कोई चीफ मिनिस्टर आए हैं तो योगी जी के अंदर वो छवि देखने को मिलती है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि चौधरी साहब या अटल जी को उनका अनुसरण करना बहुत आवश्यक है आज की राजनीति में? जो लोग, चाहे वो युवा हों या मंत्रिमंडल में और लोग शामिल हों, विरोधी भी, हम लोग कहते हैं कि विपक्ष भी उनका विरोधी नहीं था व्यक्तिगत, राजनीतिक आपस में विरोध हो सकता है, लेकिन विरोधी भी जब उनका स्वर्गवास हुआ तो विरोधी भी फुट फुट कर रोए। तो क्या लगता है बेहद आवश्यक है हिंदुस्तान को एक प्रोग्रेस की तरफ ले जाने के लिए उनका अनुसरण? निश्चित रूप से देखिए, हमेशा ये जो बेईमानी है, ये एक ऐसा रोग है जो अंबरबेल की तरह ऊपर से चलती है नीचे को। ये नीचे से ऊपर नहीं चलती। या तो एक अमरबेल आती है, उसको यदि वो वृक्षों पे ऊपर होती है, नीचे की तरफ चलती है। तो ये भ्रष्टाचार ऐसा है। आदरणीय मोदी जी ने ये करके दिखा दिया है। एक ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार 5 साल की उनकी सरकार में कोई उंगली नहीं उठा पाया। तो मैं ये कह सकता हूँ, एक आज के युवा का सदुपयोग देश हित में, राष्ट्र हित में आदरणीय मोदी जी ने किया है। अंतर क्या आ गया है? अंतर ये आ गया है कि उस समय टेबल पॉलिटिक्स का ज़माना नहीं था।
उस समय जनता की सेवा कौन कितनी कर रहा है, ये एक पैमाना था। वर्तमान राजनीति में वो पैमाना सेकेंडरी हो गया है, राजनीति के मायने बदल गए हैं। चलिए बातचीत जारी रखेंगे, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के लिए जा रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर मुलाकात रहेगी और सवाल और जवाब इस तरीके से जारी रहेंगे। हेमंत कहता है कि मेरे गुरु मेरे पिताजी हैं और सबसे पहला गुरु कहा गया है कि अभिभावक माँ बाप ही सबसे पहले गुरु हैं। हुकुमचंद बिजवासी जी के गुरु कौन हैं? आप कहाँ से प्रेरणा लेते हैं? मेरे गुरु जी परम पूज्य, जहाँ मैं संगीत को गाना बजाना चाहता, पहले तो मेरे गुरुजी पापा ही थे मेरे, जो बेसिक उनसे मेरे शरीर में गाना आया। बट जब मैंने धीरे धीरे जाना शुरू करा, भजन गाना शुरू किया, तो मेरे परम पूज्य गुरुजी रसिका महाराज जी। आपने स्टार्टिंग की अपने कैरियर की, आप जब जगरातों में जाने लगे जी, और वर्तमान की जब स्थितियां आप देखते हैं तो कितना अंतर आया और कितना कंपटीशन? मैं आज भी इतना होकर के भी जितना मैं बैठा हूँ, मैं आज भी अपनी औकात के, मैं एक छोटी सी शेर अर्ज कर रहा हूँ। लगता हूँ मैं भूला भटका सा, लेकिन अपनी हर बात याद रखता हूँ और अपना मुंह खोलने से पहले अपनी औकात याद रखता हूँ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम कैबिनेट मिनिस्टर लक्ष्मण चौधरी से बात कर रहे हैं। सर, खासतौर पर हम लोग किसानों की बात करें या फिर छाता विधानसभा की बात करें तो कितना विकास हो पाएगा? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मोदी सरकार आई, योगी सरकार आई, सड़कें गड्ढे मुक्त रहेंगी। अगर हम जनपद की बात करें, अपने मथुरा की बात करें, तो मथुरा में सड़कें गड्ढा मुक्त तो नहीं हो पाई। किसानों के लिए क्या कुछ नए प्रोजेक्ट आ पाए? देखिए, यदि किसी व्यक्ति को कोई जुकाम होता है वो एक टैबलेट से ठीक हो जाता है, और यदि कैंसर की बीमारी हो तो उसका तो लंबा इलाज होता है और ऑपरेशन भी होता है। जब योगी जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश की सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़कें थी। जितना बड़ा काम सड़कों का, क्योंकि ब्रजभूमि के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मुझे 5वीं बार शपथ लेने का मौका मिला है। जितनी सड़कों का काम इस बार हुआ है, उतनी सड़कों का काम मैंने अपनी 34 साल की राजनीति में कभी नहीं देखा, इतना फास्ट। अब ये एक 100% चुनाव आ जाते हैं, नहीं, लेकिन उनमें काम करने का मौका नहीं मिलता। एक टाइम पीरियड क्यों लगा देते कि इतने दिन में हो जाएगा, 90 दिन में हम लोग सड़क सही कर देंगे? नहीं किया भाई, टाइमिंग क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है कि न किया हो, लेकिन एक बात बताओ आप, एक 66% पे फर्स्ट डिवीज़न आ जाती है। यदि 100 में से 66 नंबर हों, हमने तो 100 में से 80 और 85 नंबर लिए हैं, तो फिर हमने तो डिक्टेंशन लिया है भाई। यदि कहीं 10 और 15 नंबर कम रह जाएं, तो यदि आदरणीय योगी जी ने जब 90 दिन का कहा, तो 90 दिन में भी ये आंकड़ा निकल के आया कि 62% सड़कें ठीक हुई हैं। और इसके बाद फिर उन्होंने जो समय दिया, उस समय में फिर सड़कें ठीक हुई। आज मैं ये कह सकता हूँ, छाता क्षेत्र में आप किसी एक गांव में चले जाओ और वहाँ से पूरे क्षेत्र में घूमे आओ, आपके शायद पेट का पानी नहीं हिलेगा, कहीं आपको दचकी देखने को नहीं मिलेगी। यदि एक सड़क हमारी मात्र जो कोसीकला, नंदगाम और गोवर्धन, वो अब 4 लेन बनने जा रही है, चौड़ी होने जा रही है, तो उसमें तोड़ फोड़ चल रही है। उसके अलावा किसी भी गांव में ऐसा नहीं है एक आपको कहीं उतरना पड़े, आपकी गाड़ी कहीं रुक जाए, तो काम तो सड़कों का हुआ है। जब आप जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि लगातार आपको मंत्री पद मिलने का सौभाग्य मिला है जनता की सेवा का, शुगर मिल एक बहुत बार हर बार चुनावी मुद्दा रहता है, तो एक मंत्री होने के नाते, एक जनता के सेवक होने के नाते कहीं टीस नहीं रहती कि जनता परेशान है, बार बार मांगे उठती है, लेकिन वो देखिए मुद्दा रह जाता है? देखिए, मैं बता दूं आपको, शुगर मिल बंद होने का एक कारण सबसे बड़ा ये रहा कि 2004 से लेके 2003 में माननीय मुलायम सिंह जी आ गए थे। उस समय का यदि आप पीरियड देखें तो 2002 में बकाया था मायावती जी के ज़माने में, और 2007 तक
अकेले हमारी शुगर मिल पे 68 करोड़ रुपए का बकाया हो गया था। अब किसानों को 4-4 साल पैसा न मिले, उधर हमने हमारे इलाके में धान की बुवाई शुरू हो गई तो आड़तिया एडवांस दे देते थे, और इधर से 4 साल से पेमेंट न मिले तो लोगों का रुख धान की तरफ हो गया। जब 2007 में मैं कृषि मंत्री बना तो हमने एक पाई का भुगतान 1 साल के अंदर पूरा किसानों का करा दिया। लेकिन तब तक स्थिति ये हो चुकी थी, एक मिल में मात्र 25,000-30,000 कुंटल गन्ना रह गया, तो गन्ना हमारा समाप्त हो गया। मिल बंद होने का सबसे बड़ा यदि कारण है तो वो ये है कि 2002 से लेकर 2007 तक किसान के पैसे का भुगतान नहीं हुआ, तो किसान गन्ना छोड़ गया। क्या अभी इस ओर सरकार ध्यान दे रही है? अब ये हमारी पुरानी टेक्निक थी, ये तो बिल्कुल बेकार है, वो तो कुछ है ही नहीं। अब शुगर मिल को गंभीरता से लिया जा रहा है। वैसे छाता क्षेत्र में अभी हम यहाँ जो हमारी डेयरी है, इस डेयरी को हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, और एक डेयरी 193 करोड़ की लागत से हम छाता क्षेत्र में जून में काम शुरू कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा एसेट छाता क्षेत्र को डेयरी का मिलेगा, जिसमें 2 लाख लीटर पर डे की क्षमता होगी दूध की। शुगर मिल के लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं हम, शुगर मिल ज़रूर लगेगी, लेकिन ये समय थोड़ा इसलिए लग सकता है क्योंकि जितनी भी शुगर मिलें बंद पड़ी थी, जहाँ गन्ने की बड़ी किल्लत हो रही थी वहाँ वो शुगर मिल चालू की हैं, एक्सटेंशन किया है, तो इसलिए अब हमारी ये 2-3 शुगर मिल रह गई हैं। बस एक छाता की है, एक पूरब में है, ये अब शुगर मिल चालू होने की हैं, तो अब के बजट में आएगा तो प्रोजेक्ट में ले लेंगे इसे। हम लोग वक्फ बोर्ड की बात करें, जब आपने शपथ ली आपने कहा कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जांच की बहुत आवश्यकता है, अकाउंट नहीं खोले गए, कई घोटाले हैं, तो कहाँ तक अभी तक जांच पहुँची है और आप किस तरीके से उसको देखिए, हमने कम से कम अब तक सैकड़ों तो FIR की हैं वक्फ बोर्ड की, मदरसों की, वक्फ बोर्ड की, और वक्फ बोर्ड में इतने बड़े घोटाले इन लोगों ने किए हैं, वो सारी जांच हमने करा के मुख्यमंत्री जी को CBI के लिए दे दिया। वो एक प्रोसीजर है, मुख्यमंत्री जी ने वो गृह विभाग को मार्क किया जाता है, और गृह विभाग फिर सीधे संपर्क करता है सेंट्रल से। तो हमारी तरफ से तो जांचें होकर चली गई हैं, और बाकी कुछ जांचें पेंडिंग हैं जो अब हो रही हैं। उस समय 4 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स थे। जब हमने उनका सही आंकड़ा, क्यों छात्रवृत्ति मिलती थी ना, एक स्टूडेंट का हमें 4 मदरसों में रजिस्ट्रेशन मिला। जब हमने ये देखा, अब हमारे यहाँ इस समय मदरसे की परीक्षा में मात्र हमारे यहाँ 2.5 लाख स्टूडेंट बैठा, 1.5 लाख फेक स्टूडेंट ख़त्म हो गए। तो इसमें हमने NCERT के तरह से CBSE कोर्स लागू किया है, और ये भी कर दिया है हमने, एक चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, उनका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों में ही अनुवाद करके पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं। हम चाहते हैं, आज तक मदरसे का कोई स्टूडेंट IAS नहीं है, IPS नहीं है, कोई भी सरकारी बड़ा मुलाजिम नहीं है। भाई हम तो ये चाहते हैं कि उन मदरसों में, अरे नमाज पढ़ना तो आदमी वैसे भी सीख लेता है, यदि मदरसे में केवल यही सीखना है तो काहे के लिए मदरसे लिए बैठे हो। हम चाहते हैं उन मदरसों से कम डॉक्टर निकलें, इंजीनियर निकलें, IAS निकलें, IPS निकलें, इसलिए हमने आमूल चूल उसमें परिवर्तन किया है, सुधार किया है। अगर मैं एक सवाल पूछूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर पत्नी आसीन है, तो क्या आने वाले समय में फिर कहीं विधायक पद की उम्मीदवार भी देखी जा सकती है? विधायक तो मैं हूँ ही, और एक और घर में जब 2 हैं तो फिर एक और नहीं, विधायक तो मैं हूँ। और देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश करती है हम उसका पालन करते हैं। पार्टी ने आदेश किया था जिला पंचायत के लिए, जिला पंचायत का चुनाव लड़ गए। पार्टी ने आदेश किया विधानसभा के लिए, मेरा तो 1 जनवरी 2017 को भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, मैं तो हॉस्पिटल में था।
हॉस्पिटल से ही मुझे बुला के ये कहा गया कि आपको छाता से चुनाव लड़ना है। पूरे चुनाव में मेरे तो प्लास्टर चढ़े हुए थे। तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। जो भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है, तो आपके लीडर कहते हैं कि बूथ के कार्यकर्ता को हम लोग प्रमोट करते हैं, उनको मौका देते हैं। लेकिन इस समय देखने को मिल रहा है कि स्टार पार्टी भाजपा हो रही है, तमाम स्टारों को कैंडिडेट बनाया गया है। तो क्या लगता है कि बूथ के कार्यकर्ताओं पर भरोसा कम है कि टिकट दिया और सीधा कैंडिडेट के तौर पर? नहीं, यदि बूथ के ही कार्यकर्ता ये मांग करें कि हमारे यहाँ से फला कैंडिडेट को लड़ा दो, तो इसमें पार्टी की क्या गलती है? नहीं, अब देखने को मिल रहा है कि सनी देओल हों, क्रिकेटर हों दिल्ली से, कई स्टार हैं, तो क्यों सिर्फ वही कार्यकर्ता क्यों? अच्छा एक बात बताओ, क्या क्रिकेटर होना या कोई भी किसी कला में यदि प्रवीण हो तो उसने कोई पाप थोड़ी किया है? सनी देओल की तो मम्मी यहाँ से पहले भी एमपी, आज फिर एमपी का चुनाव लड़ी हैं। सनी देओल के पापा पहले भी एमपी थे तो भारतीय जनता पार्टी से। तो सनी देओल को कोई नई बात तो है नहीं। तो वो तो थोड़ा जनता खफा हो गई कि धर्मेंद्र एक बार एमपी बन गए, फिर दोबारा आए नहीं अपने संसदीय क्षेत्र। नहीं, तो ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं, स्टार वाली फीलिंग की बात नहीं है। हेमा जी, अब मैं तुलना तो नहीं करूंगा, लेकिन हेमा जी की जितनी पॉपुलैरिटी है हिंदुस्तान में आज तक किसी फिल्म स्टार की इतनी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड में नहीं हुई जितनी हेमा जी की है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। एक मिनट सुन लें आप, अब वो दोबारा नहीं लड़ रही हैं यहाँ से। उन धर्मेंद्र जी की तो परिस्थिति ये थी कि उन पे काम उस समय पिक्चर्स का बहुत ज़्यादा हो गया और उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा था। नहीं, लेकिन अब विपक्ष तो वही कहता है कि बीजेपी तो टीआरपी के बतौर अब देख रही है कि कैंडिडेट को उतारा जाए जिससे टीआरपी मिल जाए, स्टार का नाम आ जाए, लोग आकर्षित हो जाएंगे। अब देखिए, अरे स्टार तो सबसे बड़े मोदी जी ही हैं हम पे, हमें किसी स्टार की ज़रूरत थोड़ी है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जीतने वाला कैंडिडेट तो लड़ाया ही जाता है भाई, कोई जानबूझ के हारने वाला कैंडिडेट थोड़ी लड़ाया जाता है। अभी साध्वी प्रज्ञा मैदान में, ओवैसी कहते हैं कि कैसे कैंडिडेट को उतारा गया है जिस पे भगवा आतंकवाद का आरोप है, तो कैसे देखते हैं ये सब जब आरोप लगते हैं कि भगवा आतंकवाद, या फिर जबकि मामला न्यायालय में और एक सीधे आरोप लगा देंगे? ऐसा है, ओवैसी जी की तो जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो और आजम क्या कह दें, भगवान मालिक है। इन दोनों को ये जो बोलते हैं, इनकी ज़बान तो ऐसी है कि इनको तो जेल से बाहर कभी आना ही नहीं चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो इसलिए अब साध्वी प्रज्ञा, अरे किसी की बेटी अपने घर छोड़ के एक साध्वी बनी और उसने एक राष्ट्रवाद का बिगुल फूका, यदि वो चुनाव लड़ रही है इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? हमारे देश की में तो ऐसी वीरांगनाएं हैं, तो साध्वी प्रज्ञा को तो चुनाव लड़ना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं होता गर्मजोशी में नेता मंचों पर कुछ बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं या फिर लोगों को लुभाने वाली बातें कह जाते हैं, तो कुछ शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए? नहीं, शब्दों की मर्यादा जरूर होनी चाहिए, नाप तोल के होनी चाहिए। लेकिन अब वो उन लोगों का क्या करें जिन्हें शब्दों के अर्थ का ही पता नहीं है, जो ये कह देते हैं कि चौकीदार चोर होता है। अरे हिंदुस्तान में तो चौकीदार बहुत बड़ी चीज़ होता है। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी, परीक्षा जब उनकी हुई तो उनको बेच दिया गया और वो एक वाल्मीकि के घर, तो वाल्मीकि के घर बिके और वाल्मीकि ने, कलुआ ने उनकी लगा दी ड्यूटी, एक तुम शमशान घाट पे ये बांस लेके खड़े रहोगे, तुम्हें यहाँ की चौकीदारी करनी है, जो भी यहाँ मुर्दा फूकने के लिए आएगा तुमको उससे टैक्स वसूलना है। चौकीदार थे राजा हरिश्चंद्र। परीक्षा में उनके पत्नी जब उनके इकलौते पुत्र को वहाँ फूकने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे अपने मालिक का टैक्स चाहिए। हिंदुस्तान का चौकीदार तो वो होता है, एक जो इतनी बड़ी परीक्षा जिसकी हो। लेकिन अब वो आज चौकीदार का जब अर्थ ही न जाने वो, अब वो आज मोदी जी जैसे महापुरुष को चौकीदार चोर कह सकते हैं, क्योंकि जानते तो हैं नहीं, उनका कोई वास्ता तो है नहीं। आज तक जिनकी वजह से नेहरू खानदान गांधी खानदान में तब्दील हो गया, भाई नेहरू खानदान था, इंदिरा जी भी नेहरू लिखती थी। इंदिरा जी की शादी जब फिरोज से हो गई
तो फिरोज के पिताजी ने कह दिया कि हिंदू धर्म अपनाओगी तो मेरे घर नहीं आओगी, और उन्होंने भी, नेहरू जी ने कह दिया कि पारसी धर्म अपनाओगे तो मेरे घर नहीं आओगे। तो गांधी जी ने रास्ता निकाल दिया बीच का, ये फिरोज गांधी हो गया, ये इंदिरा गांधी हो गई। उस फिरोज गांधी की बेचारे की कब्र वहाँ इलाहाबाद में बनी हुई है, जिस पे 4-6 गधे चढ़ते रहते हैं, 10-5 कुत्ते बैठे रहते हैं। आज तक ये 10-10, 20-20 साल ये चीफ प्राइम मिनिस्टर रह लिए, ये कभी उस पर कब्र को आज तक देखने नहीं गए। ये भारतीय संस्कृति से इनका कोई लेना देना तो है नहीं, इसलिए ये भारतीय इतिहास को जानते नहीं, इसलिए कह देते चौकीदार चोर। अरे पन्ना धाय ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने 2 साल के बच्चे का सिर कलम करा दिया। चौकीदार तो वो होता है हिंदुस्तान का। पर जब आप ही के सरकार के लोग, आप ही के मंत्रिमंडल के लोग हनुमान जी की अलग अलग जाति बताने लगते हैं, आपने ही बता दिया कि हनुमान जी जाट थे, तो ये फिर ये कहाँ? देखिए ऐसा है, हनुमान जी जाट थे, मैं तो आज भी कह रहा हूँ हनुमान जी जाट थे। किसी भी व्यक्ति का या किसी का भी स्वभाव से ये पता चलता है कि ये ब्रीड क्या है। जिस तरह से हनुमान जी ने जो कार्य किए बहादुरी के, अन्याय के विरुद्ध, अब उसी तरह से ये एक जाट का स्वभाव है। तो हमने ये कह दिया हनुमान जी हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, जाट होंगे हनुमान जी। तो साथी के मंत्रियों को नहीं पचरा करके हम नहीं, अरे यदि वो, हम तो ये कह रहे हैं ना, वो हनुमान जी की मूर्ति मस्जिदों में लगावें। हम तो चाहते हैं ये एक हनुमान जी की मूर्ति गिरजाघरों में भी लगाएं लोग, मस्जिदों में भी लगाएं। ये भाई हम तो चाहते हैं कि हमारे पूर्वज की मूर्ति सब जगह लग जाए, हमें क्या आपत्ति है उसमें। एक आखिरी सवाल, क्या आपको क्या लगता है मथुरा में, ब्रज में क्या मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई, जो आने वाले समय में सरकार प्रयास करेगी, आप व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करेंगे? कुछ ऐसी समस्या जो आपको लगती है वास्तव में कि एक ऐसी समस्या है जो ब्रज के लिए बहुत आवश्यक है? देखिए ऐसा है, पूर्ववर्ती सरकारों में ब्रज के लिए कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि वो ब्रज भूमि का महत्व नहीं समझते थे। अब चूंकि एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये रिकॉर्ड होगा कि कोई मुख्यमंत्री अपने 2 साल के समय में 14 बार मथुरा में आए हों। उनका इतना लगाव ब्रज भूमि से है। उन्होंने ब्रज विकास परिषद का गठन किया है। ब्रज विकास परिषद ने पिछली साल सैकड़ों करोड़ के काम कराए हैं। ब्रज विकास परिषद के अलावा वो यहाँ स्वयं और हरियाणा के मुख्यमंत्री को इनवाइट करके यहाँ होली के लिए आए, 2 दिन रुके। 2 चीफ मिनिस्टर नाइट स्टे पहली बार आज़ादी के बाद हुआ। उनका ब्रज भूमि से बहुत लगाव है, वो चाहते हैं एक ब्रज भूमि। और उनके आने से बरसाना में जितना पहले पर्यटक और श्रद्धालु आता था, इस साल में 2.5 गुना ज़्यादा श्रद्धालु आया है बरसाने में। तो वो ब्रज भूमि को बहुत महत्व देते हैं। सबसे पहले तीर्थ स्थल घोषित यदि हुए तो हमारे ब्रज के ही तीर्थ स्थल उन्होंने घोषित किए, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा आकर्षण है ब्रज भूमि पे, और ब्रज भूमि में वो बहुत काम करना चाहते हैं। पहले सरकारों का दृष्टिकोण नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई काम किए नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद रहे शख्सियत में कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी लक्ष्मीनारायण साहब, जो बता रहे थे किस तरीके से अब तक का सफर रहा। आगे फिर होगी शख्सियत में एक और शख्सियत से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। हेमंत कहता है कि मेरे गुरु मेरे पिताजी हैं, और सबसे पहला गुरु कहा गया है कि अभिभावक माँ बाप ही सबसे पहले गुरु हैं। हुकुमचंद बिजवासी जी के गुरु कौन हैं? आप कहाँ से प्रेरणा लेते हैं? मेरे गुरुजी परम पूज्य, जहाँ मैं संगीत को गाना बजाना चाहते, पहले तो मेरे गुरुजी पापा ही थे मेरे, जो बेसिक उनसे मेरे शरीर में गाना आया। बट जब मैंने धीरे धीरे जाना शुरू करा, भजन गाना शुरू किया, तो मेरे परम पूज्य गुरुजी रसिका महाराज जी। आपने स्टार्टिंग की अपने कैरियर की, आप जब जगरातों में जाने लगे जी, और वर्तमान की जब स्थितियां आप देखते हैं तो कितना अंतर आया और कितना कंपटीशन? मैं आज भी इतना होकर के भी जितना मैं बैठा हूँ, मैं आज भी अपनी औकात के, मैं एक छोटी सी शेर अर्ज कर रहा हूँ। लगता हूँ मैं भूला भटका सा, लेकिन अपनी हर बात याद रखता हूँ, और अपना मुंह खोलने से पहले अपनी औकात याद रखता हूँ।